पीयूष जैन के बाद इनकम टैक्स की टीम ने कन्नौज के 2 और इत्र ताजरों पर छापा मारा है। अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी जैन के ठिकाने पर भी छापा मारा गया। इनकम टैक्स की टीम आज सुबह 7 बजे कन्नौज पहुंची और पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा। जराये के मुताबिक एसपी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज दोपहर 12:30 बजे कन्नौज में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का आज कन्नौज में पम्मी जैन के घर जाने का प्रोग्राम भी था। पम्मी जैन जो फिलहाल एसपी एमएलसी हैं, वाज़ेह हो कि इससे कबल कानपुर और कन्नौज में ताजिर पीयूष जैन के घर से 190 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई थी। यूपी में इंतखाबी माहौल के दरमियान मुसलसल छापों के दूसरे माने भी निकाले जा रहे हैं। ऑपोजिशन इन छापों को लेकर मोदी योगी हुकूमत पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। इस समय हम खड़े हैं पम्पी जैन जो सपा से एमएलसी हैं उनके घर के बाहर, और इस समय आईटी की टीम जो है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आईटी की टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है और छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर में पुलिस बल को लगाया गया है जो सुरक्षा में तैनात है। ये उनका घर है, ये आपको दिखा देते हैं। ये उनका घर है जहाँ पे ये टीम लगी हुई है। पुलिस बल बाहर खड़े हुए हैं, पुलिस बल के जवान, और साथ ही आपको बताते घर के अंदर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। और फिलहाल टीम जो है अंदर कार्रवाई कर रही है। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। श्रीनगर के मजाफात पांथा चौक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं, जबकि पुलिस के 3 और सीआरपीएफ का 1 जवान एनकाउंटर में जख्मी हो गया है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये एनकाउंटर आज रात 12 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने पांथा चौक के गामंदर इलाके का मुहासरा किया। सिक्योरिटी के एहलकारों ने एक घर की तलाशी शुरू की जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त सुहेल अहमद रातर के तौर पर हुई है, जो दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद से मुंसलिक था। सुहेल भी ज़ेवान टेरर अटैक में मुलविस था। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि ज़ेवान हमले में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को बेअसर कर दिया गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की तकरीब आज होगी और शाम नए साल की आमद का जश्न भी होगा। मुल्क भर से हजारों की तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंचे हैं। मकामी सैलानी भी काफी तादाद में गुलमर्ग पहुंचे हैं। आज शाम की तकरीब के लिए भी लोग गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। बर्फ की चादर पर सयाह नए साल का इस्तकबाल करेंगे। सयाहों में काफी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। बाजरे की महकमे सयाहत की जानिब से 24 दिसंबर से जारी हफ्ता भर विंटर कार्निवल में मुख्तलिफ सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। सयाहों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ फनकार ने समा बांधा है। हमारे नुमाइंदे मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, पहले से ही जिस तरह का माहौल गुलमर्ग में और अब न्यू ईयर ईव पर और भी जश्न का माहौल देखने को मिलेगा, और अभी भी जो है सयाह वहां पहुंच रहे हैं। देखिए मुनज़ा, जिस तरीके से हमने 24 दिसंबर से हम लगातार यहाँ पे विंटर कार्निवल जो महकमे सयाहत की जानिब से जारी है उसकी कवरेज हम लगातार दे रहे हैं, और काफ़ी जोश खरोश यहाँ गुलमर्ग में है। हज़ारों की तादाद में जो सयाह है वो गुलमर्ग पहुँच चुके हैं नए साल की आमद के सिलसिले में। और यहाँ आज रात में महकमे सयाहत की जानिब से तकरीब मुनक़द होगी जिसमें तमाम सयाह जो है वो नए साल का इस्तकबाल करेंगे। और यहाँ पे मुकामी सैलानियों की अगर बात करेंगे, काफ़ी तादाद में मुकामी सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आज दिन में भी मुतवक्का है कि बहुत
सारे जो सैलानी है, सयाह है, वो गुलमर्ग आएंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले भी अर्ज किया है कि यहाँ गुलमर्ग में जो है मनफी दर्जे हरारत के बावजूद यहाँ पे सयाहों में काफ़ी जोश खरोश है, खुशी की लहर है। और यहाँ पे आप पहले तस्वीरों में दिखाएंगे, यहाँ पे आज जब हम यहाँ पे दर्जे हरारत की बात करेंगे, -9.0 मनफी दर्जे हरारत गुलमर्ग में है। और यहाँ बर्फबारी हुई, अगरचे गुज़श्ता साल नवंबर में ही बर्फबारी हुई, इस बार यहाँ काफ़ी देर से बर्फबारी हुई है। और अब यही है, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी हो। और अगर हम नए साल की बात करेंगे, और नए साल को लेकर यहाँ पे काफ़ी जश्न समा है और सयाह काफ़ी खुश है, क्योंकि कल भी हमने बात की सयाहों से कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ नए साल की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए यहाँ गुलमर्ग आए हैं। और उन्होंने साथ साथ गुलमर्ग गंडोला की भी सवारी की है, और साथ साथ यहाँ पे खूब जो बर्फ से ढकी चादर है, इस पे वो खूब यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मुनीर, और क्या कुछ प्रोग्राम हमको रात में गुलमर्ग में देखने को मिलेंगे जो खास तौर से न्यू ईयर के मौके पर इनकाद करने जा रहे हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, क्लब के मुकाम पर जो तारीखी क्लब है गुलमर्ग में, वहाँ पे शाम 5-6 बजे से वहाँ पे तकरीब मुनक़द होगी। और वहाँ पे जो वादी कश्मीर से जो मुख्तलिफ फनकार है, और वो वहाँ पे समा बांधेंगे और वहाँ पे अपनी फनकारी का मुजाहरा करेंगे। और वहाँ पे मुख्तलिफ पकवान भी लगाए गए हैं, जो हमारे कश्मीर के ट्रेडिशनल पकवान है, वो उनका स्टॉल्स वहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि जो सयाह जो है वो यहाँ के जो पकवान हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो, उनसे वाकिफ़ हो। और साथ साथ वहाँ पे शाम के 12 बजे तक, जब अगले साल यानी नए साल के इस्तकबाल के सिलसिले में वहाँ पे लोग रुकेंगे और जश्न होगा, क्योंकि गुज़श्ता साल से ही यहाँ पे ये तकरीब हो रही है। और इस बार शाम 12 बजे वहाँ पे पटाखे डाले जाएंगे और लोग जश्न मनाएंगे और नए साल का इस्तकबाल करेंगे। मुनज़्ज़ा, मुनीर, ये भी बता दें कि ओमाइक्रॉन का खतरा भी है, ऐसे में क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? ज़रूर मुनज़्ज़ा, यहाँ पे जो महकमे सयाहत है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, और यहाँ पे बार बार टंगमर्ग से जो नाका है वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे टेस्टिंग भी होती है। कुंजर में भी टेस्टिंग होती है, कोरोना वायरस की सैंपलिंग ली जाती है। और उसके बाद वहाँ पे सयाहों को रैपिड टेस्टिंग हो रही है, उसके बाद सयाहों को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। और साथ साथ ये ताकीद की जा रही है कि गाड़ी में चेकिंग हो रही है कि मास्क पहन कर ही सयाहों को यहाँ एंटर किया जाता है, और मुकामी सैलानियों को भी। और टंगमर्ग और कुंजर और गुलमर्ग पहुँचने पर भी वहां पे नाका लगा है, और नाके के दौरान बाज़ाब्ता उन्हें मशवरा दिया जाता है कि मास्क पहन के ही गुलमर्ग आए। और इसलिए यहाँ पे भी ताकीद की जा रही है, यहाँ पे जो टूरिस्ट पुलिस जो है यहाँ पे, या जम्मू कश्मीर पुलिस है, या महकमे सयाहत के जो यहाँ पे मुलाजमीन है, और जगह जगह यहाँ पे सयाहों को भी ये ताकीद की जा रही है कि मास्क पहन कर ही वो घूमे यहाँ पे गुलमर्ग में, ताकि वो इस कोरोना वायरस से बच सके। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल मुनीर, और हमने देखा था पिछले सालों में कहीं ना कहीं जो सयाहों के आने का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं रुक सा गया था, कम सा हो गया था। इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सयाह कितनी तादाद में गुलमर्ग पहुंचे हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, जिस तरीके से अगर हम दफ़ा 370 की मनसूखी की बात करेंगे या कोरोना वायरस की, इन दो चीज़ों से यहाँ पे जो महकमे सयाहत की पटरी है वो सिफर पर पहुंच चुकी थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से यूटी सरकार ने इक़दाम उठाए हैं, यहाँ पे सयाहों को यहाँ की जानिब राग़िब करने की कोशिश की है। और यहाँ पे अगर हम आज की डेट में देखेंगे, और यहाँ पे सयाहों का अज़दाहम है, जमे गफ़ीर है सयाहों का। और यहाँ पे महकमे सयाहत के मुलाजमीन और महकमे सयाहत के अहदेदार भी खुश है, कि उनका कहना है कि आज यहाँ से दोबारा जो सयाहत जो है सयाहत पटरी पे लौट आई है। और यही उम्मीद की जा रही है कि आइंदा साल भी यहाँ पे सयाह ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि ये जो कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सयाहत, और वो दोबारा अपनी आबताब के साथ पटरी पे लौट आए। मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोहिया अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की। वहीं वज़ीर आला ने अस्पताल में इंतजामात का भी जायजा लिया। डॉक्टरों और अस्पताल इंतजामिया से कोरोना और ओमाइक्रॉन को लेकर क्या तैयारियां की गई है, हाल जाना। आपको बता दें कि इन दिनों कोरोना और ओमाइक्रॉन के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। दीगर रियासतों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना और ओमाइक्रॉन के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, यद्यपि वह सेकेंड वेव की तुलना में खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आवश्यक है
कि इसके बारे में हर प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन के स्तर पर हो, और इसी दृष्टि से आज मैं यहाँ पर अचानक आया हूँ देखने के लिए। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में जो अभी तक देखा जा रहा है, हमारे पास लगभग 829 के आसपास कुल एक्टिव केस यूपी में हैं, जिसमें से 562 के आसपास जो पेशेंट हैं वह अभी तक केवल होम आइसोलेशन में हैं। माइल्ड है और वायरस कमज़ोर हो रहा है, लेकिन संक्रमण, क्योंकि कोरोना की सबसे पहली वह है कि संक्रमण तीव्र होना, तो संक्रमण की दृष्टि से इसमें सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और उसी सतर्कता की दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने एक LMO यहाँ पर स्थापित किया था जो अच्छी तरह फंक्शनल है। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रत्येक बेड पे कराई जा सकती है। हमारा डेडिकेटेड 200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, हर बेड में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है, लेकिन साथ साथ 600 सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर स्टैंड बाई में अतिरिक्त भी हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट महसूस की जा रही है। डेल्टा और ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे ने मरकज और रियासती हुकूमतों की तशवीश में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के 5000 से ज्यादा, जबकि दिल्ली में 1313 मामले दर्ज किए गए हैं। मुल्क में ओमाइक्रॉन के मामले 1100 से तजावुज कर गए हैं। वजारत सेहत की निगाहें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात समेत उन 6 रियासतों पर हैं जहां गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में तेजी आई है। 24 से 30 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र में 13,000 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए, जो 17 से 23 दिसंबर के बीच दर्ज किए गए मामलों के मुकाबले 117% ज्यादा है। महाराष्ट्र की पॉजिटिविटी रेट इस हफ्ते 2.59% तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% से 1% हो चुकी है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और मगरबी बंगाल में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के पेश नजर हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी की है। जश्न साल नौ की तकरीबात और समाजी, सकाफती, मजहबी और सियासी इज्तिमात के हवाले से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक बंद या खुली जगहों पर शादी की तकरीबात में 50 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी, जबकि आखिरी रसूमात में 20 अफराद शामिल हो सकेंगे। समंदर के साहिल और खुली जगहों पर अथॉरिटी जरूरत पड़ने पर दफा 144 का निफाज कर सकती है। इम्तनाई अहकामात इंसानी जान को दरपेश खतरात को टालने, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ और वायरस के फैलाव को कम करने के लिए जारी किए गए हैं। इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस हवाले से जगह जगह पुलिस चौकस है। कोरोना गाइडलाइन पर अमल न करने वालों पर नजर रखी जा रही है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। एक दिन में 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और उनमें 198 ओमाइक्रॉन के नए मामले शामिल हैं। देखिए, ओमिक्रॉन शुरू से हमें मालूम है कि ये डेल्टा से भी जल्दी फैलता है, 3 टाइम्स हायर इसकी फैलने की क्षमता है। और अब देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले नाम मात्र केस थे, सडन सर्ज आ गया है। और ना सिर्फ ये जल्दी से फैल रहा है, एक जो गलत धारणा लोग लेके बैठे कि ये माइल्ड है, ऐसा कुछ है नहीं। जब ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को इन्वॉल्व करेगा, जब ये कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स को इन्वॉल्व करेगा, तो ये सीरियस भी होगा। अगर आप पिछले 5-6 दिन में देखें तो दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल प्रॉब्ली ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप कल अपने हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर जैन की बात सुने तो कह रहे हैं कि शायद कम्युनिटी में भी स्प्रेड होना शुरू हो गया है वो। सो प्लीज बी केयरफुल। और ज्यादातर अब ये ओमिक्रॉन के हो रहे हैं, जितने भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डेल्टा के भी मिक्स्ड हैं, बट ओमिक्रॉन का तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट 0.2 से 0.5, 1.8 जिस तरह से बढ़ रही है, नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये वाकई चिंता के विषय है। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझाना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कहने से लोग मान नहीं रहे हैं। अभी भी आप मार्केट में जाएं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई हैंड हाइजीन नहीं है। और हम जबकि खमियाजा भुगत चुके हैं सेकेंड वेव का, और हम थर्ड वेव का आमंत्रण कर रहे हैं।
हमें ये बिल्कुल नहीं करना। प्लीज मान के चलिए, ये 3 गुना जल्दी फैलता है ओमिक्रॉन, ये टाइम नहीं देगा, ये ऐसे फैलेगा जैसे जंगल में आग की तरह होता है। और ये धारणा बिल्कुल मत सोचिए कि माइल्ड डिजीज है, कब किसको इन्वॉल्व कर ले, कब इम्यूनिटी किसी की कम हो, कोई कमजोर पेशेंट हो, एल्डरली हो, वो इन्वॉल्व हो गए तो कुछ भी हो सकता है। वहीं यूरोप में कोरोना की रफ्तार तेज है। फ्रांस, बर्तानिया, इटली और पुर्तगाल में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जबकि अमेरिका में भी कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तादाद में सामने आ रहे हैं। फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ चुके हैं, जबकि बर्तानिया में नए मामलों की तादाद 1,90,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन में 332 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। उधर इटली में 1,26,888 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 156 मरीजों की मौत हुई है। यूरोप में अब तक 10 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जबकि जराये के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के रिकॉर्ड 6 लाख मामलों की तस्दीक हुई है। 29 दिसंबर को अमेरिका में 4,90,000 नए मामले सामने आए थे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां बढ़ा दी गई है। सबसे ज्यादा नुकसान मुलाजमत पेशा अफराद पर पड़ा है। रोजाना मेट्रो और बसों से सफर करने वालों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रैब के येलो अलर्ट के तहत मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेट्रो के साथ बसें भी 50% ही मुसाफिरों के साथ चलेंगी, जिसकी वजह से दिल्ली में जगह जगह बस स्टॉप पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। समस्या यही है, डेली इतनी लंबी लाइन रहती है, 1-1 घंटा लाइन के अंदर लग रहा है, जिससे ऑफिस जाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ऑफिस में जो कहो जाओ तो ऑफिस वाले भी नहीं सुनते कि क्यों लेट हो गए। डेली मतलब वही 1-1 घंटा लाइन में लग के तब ऑफिस पहुंचा जा रहा है। गुड़गांव जाना है 2 घंटे वैसे लग जाते हैं सर डेली पहुंचने में। सर फायदा क्या, देखो अभी यहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो फिर पूरा कंट्रोल किया जाए आगे भी। ये लेन लग रही है, कोरोना ने फैल लिया ये, समझे। और वहाँ कोरोना हो रही है अंदर जाकर, 1 घंटे से यहाँ तक लंबा रहा है मेरा। बोलो ऑफिस जाना, मालिक कहता हम नहीं जानते इसी को टाइम को, आप टाइम से आओ जी। मैंने कहा साहब आप भीड़ होती है, हम क्या करें बताइए आप। वो कहते नहीं हम नहीं जानते इस बात को। कल से ये 2 दिन से हो रहा है ज्यादा। हिंदुस्तान इम्कानात और मुस्बत पहलुओं की आमाजगाह है। यही वजह है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है जो उम्मीद और मुस्बत पहलुओं से भरा हुआ है। उसका एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है जो अपनी सलाहियतों से हमें हैरान करते रहते हैं। बायजूस यंग जीनियसेस की अपनी पहल में हम आपको उन बच्चों की सलाहियतों से मुतारिफ कराते हैं। और आज हम जुड़वा बहन भाई की जोड़ी हरपित और हरपिता से मिलेंगे। चेन्नई के हरपित और हरपिता पांडेयन जुड़वा भाई बहन हैं। 2 साल की उम्र में ही दोनों कठिन और बड़े अंग्रेजी शब्दों की सही स्पेलिंग बता देते थे। उनकी इस खासियत की तरफ माता पिता का ध्यान गया तो उन्होंने बच्चों को बढ़ावा देना शुरू किया। दोनों वर्ड गेम्स खेलने लगे। आज दोनों को 50,000 से ज्यादा कठिन अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग्स याद हैं। स्पेलिंग जीनियस हरपित और हरपिता ने 2019 में क्लासमाइंड्स नाम से अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शुरू किया। क्लासमाइंड्स स्पेलिंग बी जैसे मुकाबलों की तैयारी के लिए वर्कशॉप चलाता है। प्लेटफॉर्म पर अब तक 10 देशों के 2000 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं। भाई बहन ने 2015-16 में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन स्पेलिंग बी मुकाबले में हिस्सा लिया और टॉप 10 में जगह बनाई। इस कड़े मुकाबले में दुनिया भर के 18,000 प्रतिभाशाली बच्चों ने हिस्सा लिया था। 2015 में 8 साल की उम्र में जुड़वा भाई बहन ने ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया कंट्री स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हरपिता ने टाइटल जीता और भाई हरपित दूसरे नंबर पर रहे। The Great Australian Spelling Bee was the really big spelling competition that made us get a huge exposure across the country of Australia. We were showcased as an inspiration to the whole world. And from then on, we realized that we could spread the knowledge that we had acquired to students around the world. दोनों का लक्ष्य बच्चों की याद करने की क्षमता में क्रांति लाना है। हरपित और हरपिता का उद्देश्य अपने जैसे मेधावी छात्र छात्राएं तैयार करने का है। दोनों को हमारी शुभकामनाएं।
और अब बात ग्रीन एनर्जी के मैदान में रिलायंस के बड़े धमाके की। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुकम्मल मिल्कियत वाली ज़ीली कंपनी है, ने फॉर एडविन लिमिटेड में 100% हसस के हुसूल के लिए एक मुआहदा किया है। यह हुसूल सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए 10 करोड़ पाउंड के एंटरप्राइजेज वैल्यू पर 9.4 करोड़ पाउंड की सरमायाकारी से किया जाएगा। इस खरीदारी के लिए हुए मुआहदे के तहत RIL की सब्सिडी फॉरेडिन के 88.92% हसस के लिए 8.39 करोड़ पाउंड अदा करेगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।